बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब। शहजाद बसरा साहब जो है वो ख़ास जो है सुपर फूड और मुख्तलिफ क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे मालूम करते हैं कि पाकिस्तान में सुपर फूड और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इनके काम ये क्या क्या कर रहे हैं और इनकी लेटेस्ट रिसर्च क्या है। तो डॉक्टर साहब। देखिए जी, इसमें जो मैं काम कर रहा हूँ अल्टरनेट क्रॉप्स के ऊपर, ये दो क्रॉप्स का मजमूआ है। एक वो जो आपके अपने इलाके की फसलें थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होती गई। ये बरसगीर में एक वक्त था कि लोग 24 मुख्तलिफ किस्म के अजनास खाया करते थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर अब वक्त के साथ साथ वो मालूम हो गए हैं। सिर्फ चंद एक बाकी रह गए, जिसमें ममनी, कंगनी, चीना और ये मुख्तलिफ अल्फाज थे जो कि आमतौर पर बाजरा ये लोग खाया करते थे। इस इलाके की यही खुराक है। ये इवन गन्ना वगैरह भी बाद में है, चावल भी बाद में है। इस इलाके के लोग यही कुछ खाते थे, लेकिन वो उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी थी, इसलिए फिर जब गंदम चावल आए तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, पैदावार ज़्यादा थी, पैसे ज़्यादा मिलते थे, तो ऐसा ऐसा वो डोमिनेट करती गई। लेकिन अब ऐसा ऐसा अंदाज़ा हुआ कि वो जो पुरानी फसलें थी उनकी गजाइत बहुत अच्छी थी, और उनके अंदर इस मौसम के, इस इलाके के ज़मीन और फ़ज़ा दोनों के हिसाब से वो बहुत सूटेबल थी, और उनको बीमारियां और कीड़े मकोड़ों का उनके ऊपर हमला भी कम होता था। तो अब लोग दोबारा उनकी तरफ आ रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन वाइज भी बेहतर थी। तो एक तो ये कि उनमें से जो चीज़ें हम छोड़ चुके थे उनको दोबारा लेके आए। दूसरा ये था कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो नई फसलें काश्त हो रही हैं, कुछ ऐसी उस इलाके की फसलें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, उनको लेके आया जाए जिनकी अफादियत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि यहाँ भी वो कामयाब हो। तो कुछ नई फसलें, कुछ हमारी पुरानी फसलें, इन दोनों को हम अल्टरनेट क्रॉप्स कहते हैं। तो उनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसके ऊपर 7-8 फसलों के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, जिसमें से एक मुरिंगा तो अब सक्सेस स्टोरी बन चुकी है कि ये एक ऐसी सुपर फूड है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी एक इंसान की जिस्म के लिए उसको बेहतरीन नमकियात और उसके अलावा जो हमारे खुराक के अहम अज्जा हैं, उनके अलावा जो बायोटिक कंपाउंड्स हैं जो कि बीमारियों के खिलाफ मुदाफ़त रखते हैं और मखसूस बीमारियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, उनसे कूट कूट के भर दिया गया, उन्हें हम सुपर फूड कहते हैं। तो मोरिंगा एक टॉप ऑफ द लिस्ट सुपर फूड में से है। तो ये हमारी रवायती फसल थी, जिसको कि रवायती तौर पे इसकी फलियों का और फूल का अचार बनाया जाता था, और इसकी जड़ों का अचार बनाया जाता था, और फूलों का सालन बनाया जाता था, लेकिन वो महदूद मखसूस इलाकों में, बाकी नहीं। लेकिन अब उसकी आहिस्ता से जब मुझे इसकी अफादियत का पता चला, तो आज से 10 साल पहले मैंने काम करना शुरू किया। तो इसको हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट के ऊपर काम किया, और पूरी कम्युनिटी को, जो साइंटिफिक कम्युनिटी, उनको मैंने मोटिवेट किया कि आप अपने अपने एस्पेक्ट के ऊपर काम करें। क्योंकि मैं तो बुनियादी तौर पर क्रॉप फिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो लेकिन जो न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, बायोकेमिस्ट है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, साइंस साइंटिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फॉरेस्ट्री के लोग हैं, बॉटनी के लोग हैं, तो उनके एस्पेक्ट डिफरेंट है ना। तो उनको फिर मैंने कन्विंस किया, बहुत सारे लोगों को। तो इस तरह हमने इसके ऊपर हंड्रेड्स किस्म की स्टडीज करवाई, तो जिसमें ये ज़्यादातर स्टडीज़ में इसकी अफादियत और खुल के बाहर आई। और फिर इवन हमने चारे के तौर पे, इंसान के खुराक के तौर पे, बीमारियों के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग अब इसके ऊपर काम करना शुरू हो गए हैं, और इसकी अफादियत बहुत है। तो ये अब मोरिंगा तो पाकिस्तान में कल्टिवेट भी हो रहा है, लेकिन अभी बहुत लार्ज स्केल पे नहीं, क्योंकि इसकी मल्टीकट खराब है, तो लोग लेब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चूंकि इसके इस्तेमाल करने वाले पढ़े लिखे लोगों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रोल है, जोड़ों की दर्दें, ये बड़ी कॉमन बीमारी हैं, उनके अगेंस्ट मुर्गा बड़ा इफेक्टिव निकला। तो फिर उसकी वजह से फिर इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती गई। तो फिर दूध और जानवरों के लिए भी, फैटनिंग के लिए भी ये इफेक्टिव साबित हुआ, तो जानवरों के चारे के तौर पर भी ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो इस तरह इसकी पॉपुलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। तो अब बेशुमार कंपनियां हैं जो इसकी प्रोडक्ट्स मार्केट में भी ला रही हैं, और लोग इसको एज ए बैकयार्ड ट्री या एक ऑर्नामेंटल के प्लांट के तौर पे भी अब लगाना शुरू हो गए हैं। तो मुर्गा के ऊपर तो ये काम जारी है, अभी बहुत सी इसकी जरूरत है। तो मुर्गा के अलावा भी कुछ फसलें हैं, मसलन उसमें से एक कीनवा है। तो कीनवा एक ऐसी फसल जो कि पाकिस्तान में नहीं थी,
तो ये मोरिंगा तो हम उसके पत्ते या जड़ या छोटा छोटा एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं ना, लेकिन कीनवा ऐसी है जो पूरी खुराक के तौर पे हम लेते हैं, तो ये पूरी फूड है। और कीनवा के अंदर भी जैसे मोरिंगा के अंदर बेशुमार तिब्बी फायदे हैं, तो इसके अंदर भी तिब्बी फायदे हैं, लेकिन इसको हम पेट भर के इसकी रोटी बना के या चावल की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दुनिया में भी अब जो ग्रेन्स हैं, जो बीजों वाली फसलें हैं, उनमें से जो सुपर फूड में से कीनवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और दुनिया में इसको अच्छी सुपर फूड के तौर पे ये माना जाता है। तो ये पीरू बोलीविया वाले इलाके में काश्त होती थी, तो हमने इसको पूरा साइंटिफिकली अंदाज में इसका बीज मंगवा के इसको अपनी कंडीशंस में हमने काम किया, और उसके बाद फिर अब पाकिस्तान में इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इवन दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि मतलब आपके फील्ड में अभी मौजूद हैं, जो कि आप फार्मर्स को, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हैं और फार्मर्स को दे चुके हैं या देने वाले हैं, और कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि दुनिया में मौजूद हैं और हमारे इलाके में जो है उसका मतलब काबिल काश्त होना मुमकिन नहीं? देखिए, उसके ऊपर मोरिंगा और किनवा का सीड तो कई सालों से जिम्मेदारों को अवेलेबल है, वो तो ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग खुद ही अपना उसका बीज बना रहे हैं, और वो तो चल रहा है। इनके अलावा जो फसलें जिनके ऊपर मैंने काम किया, उनमें से एक चिया है। तो ये एक रिसेंट सक्सेस है। चिया बड़ी सक्सेसफुल है, ये भी सुपर फूड्स में है, और इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ये फूड सप्लीमेंट के तौर पे इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए, 1-2 टीस्पून ये काफ़ी है, ये इतना ही इसका सप्लीमेंट है। ये ट्रू फूड सप्लीमेंट है, एज ए फूड नहीं लेना, फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेना है। इसको नाश्ते में या रात को दूध में, जैसे हमारा वो रवायती होता है, तो उसमें बालिगो होता है जो पानी में या दूध में हम डालें तो वो स्वेल कर देता है, फूल जाता है, इस तरह वो फूल जाता है और मज़ेदार ड्रिंक बन जाता है। इसको वैसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो उसके मुकाबले में ये बहुत बेहतर है। ये पौधा भी मुख्तलिफ है, फैमिली भी मुख्तलिफ है, और कुछ लोग इसको कंफ्यूज करते हैं तो कोई बात, लेकिन ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों का। और ये बहुत अच्छी सुपर फूड है, और उसका बीज भी, अब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी हमने बना ली है, और इंशाल्लाह वो भी अगले साल तक ज़मींदारों को अवेलेबल हो जाएगा। एक उसके अलावा और फूड है बकव्हीट, कि दुनिया में जहाँ भी मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल होता है उसके अंदर बकव्हीट यूज होता है। बकव्हीट की खसूसियत ये है कि ये शार्ट क्रॉप है, ये 2.5 में ये क्रॉप तैयार हो जाती है, और इसको 4-5 दफ़ा भी आप लगा सकते हैं। और इसकी दूसरी खसूसियत ये है कि इसका जो बीज है ना, उसका टेस्ट गंदम जैसा है, ये डाइकाट है, इसलिए इसको बकव्हीट कहा जाता है, जंगली गंदम भी इसको कहा जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ वैरायटी है हमारे पास, ये बहुत सक्सेसफुल है, इसके ऊपर कोई ऐसी बीमारी या कीड़ा मकोड़ा नहीं आ रहा। ऑलरेडी जिस कद्दू में काश्त होती थी, लेकिन बाकी पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब हमने मैदानी इलाकों के लिए भी इसकी टेक्नोलॉजी और जो इसका जो जर्म प्लाज्म है वो आइडेंटिफाई कर लिया है, और ये बकवीट भी इंशाल्लाह अगले साल जिम्मेदारों को अवेलेबल हो जाएगा। कुछ आपने पूछा कि ऐसी और कौन सी फसलें हैं। मेरी बड़ी बेइज्जती कि मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, एमरंथ के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी एमरंथ जो है ना वो कीनवा से भी बेहतर है, क्योंकि कीनवा में एक लेयर होती है जिसको हम सेफरन कहते हैं। तो सेफरन एक कड़वी लेयर है जो खाने में इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो पहले कीनवा को धोना पड़ता है। एमरंथ का ये कि उसके अंदर प्रोटीन जो है ना वो कीनवा से भी ज्यादा है, और सेफरन भी नहीं है, उसको एज सच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी अभी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमारे सीजन में कोई बहुत सूट नहीं कर रही। अभी हम काम कर रहे, हो सकता है कि फैसलाबाद के अलावा किसी और इलाके में हम टेस्ट करें तो वहाँ ये बेहतर हो जाए। फिर एक और फसल टैफ भी एक अच्छी सुपर फूड है जो कि समर में लगती है। इसके ऊपर हमने 2-3 साल काम किया, लेकिन उसका बीज साइज इतना छोटा है, और चूंकि समर में जड़ी बूटियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको संभालना शायद वो बहुत भारीसम था। तो वो एक मेरी स्टिल विश है कि टैप भी कामयाब हो जाए, लेकिन अभी तक उसमें हमें ज़्यादा कामयाबी नहीं हुई। फिर एक और फसल है जिसको हम ये फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं, ये बाजरे की ही एक किस्म है। आमतौर पर बाजरे के आपने पौधे देखे होंगे जो कि 5-6 फुट तक पौधे हो जाते हैं, उसके ऊपर बड़ा सारा सिटा लगता है, लेकिन ये आप समझे कि छोटा किस्म का बाजरा है, तकरीबन 1.5 से 2 फीट से ज़्यादा इसका पौधा नहीं होता, और इसके ऊपर जो दाने बनते हैं वो भी ज़बरदस्त है, और ये बाजरे से कम वक्त में पक जाती है। ये भी बाजरे की तरह बड़ी हार्डी है, मतलब ये थोड़े पानी के साथ और गर्मी जो है ना, जो हमारा समर है उसको बर्दाश्त कर लेती है, और इसका ग्रेन भी बहुत हाई क्वालिटी है, और फाडर जो है इसके ऐसे जानवरों के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है। उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है, और वो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो दुनिया में और भी सुपर फूड्स हैं,
तो आप मतलब एज अ साइंटिस्ट हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हम मतलब एक्सपोर्ट मतलब कर सकते हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग जिनको पता है, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? देखिए एक चीज, अगर से हम पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान का क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है, यहाँ बहुत ठंडे इलाकों से लेके इंतहाई गर्म इलाके तक मौजूद है। यहाँ बिल्कुल रेनी सीजन भी मौजूद है, सारे मौसम मौजूद है, लेकिन फिर भी सीजनल क्रॉप्स तो यहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती हैं। लेकिन जो पेरिनियल क्रॉप्स है ना, जो फ्रूट ट्रीज हैं, उनके लिए क्लाइमेट सारा सूट होना बड़ा थोड़ा मुश्किल है। जैसे एक बड़ी सुपर फूड है एवोकेडो। तो एवोकेडो भी पाकिस्तान के अंदर अगरचे ग्रो होता है, मरी के इलाके में होता है, लेकिन लिमिटेड है। जो उसको हम जनरल कल्टीवेशन के लिए दे पाए, अभी तक कोई ऐसा जर्म प्लाज नहीं आया। वो एक बहुत ज़बरदस्त है, मेरे बड़ी विश है। लेकिन चूंकि मैं हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं हूँ, पोमोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए फ्रूट ट्रीज के ऊपर मेरा काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो उनके ऊपर नहीं कर रहा। ग्रेन जितने इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। कुछ ग्रेन ऐसे भी लोकलाइज्ड हैं दुनिया में, अभी शायद उनके ऊपर हमारी तवज्जो नहीं गई, या हमने, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी ग्रेन्स हैं वो हमने टेस्ट कर लिए है या ऑलरेडी हमारे यहाँ मौजूद हैं, वो बड़े सक्सेसफुल हैं। दुनिया में अब फ्लैक्स सीड या अलसी, इसका बड़ा चर्चा है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी उसकी आसान टेक्नोलॉजी है। हजारों सालों से हमारे यहाँ तो रवायती तौर पे अलसी मौजूद है, तो वो ग्रो हो रही है, तेल मौजूद है। तो इस तरह बाकी जो चीज़ें मौजूद है वो बहुत ज़्यादा है। एक हैरान कुन चीज़ जो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है कि हम अपने टेस्ट बर्ड में कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे खित्ते में होती ही नहीं, लेकिन हम उनके हर घर घर की उसका इस्तेमाल है। उनसे हमने पता नहीं कब जान छुड़ानी। वो डॉक्टर साहब कौन सी? देखिए हमारे यहाँ जो सालन बनता है, जी ये दालचीनी के, बड़ी इलायची के, छोटी इलायची के बगैर नहीं बनता। जी बिल्कुल। और ये तीनों चीजें हमारे पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी कामयाब नहीं है। तो क्या हम अपना खाना इनके बगैर नहीं बना सकते? हमने जरूर इम्पोर्ट करना है। वैसे थे डॉक्टर साहब शेफ, मैं बिल्कुल आपकी बात पे मुत्तफिक हूँ कि हमें अपनी क्रॉप्स के और ज़र मुबादला बचाने के लिए हमें ऐसे टेस्ट डेवलप करने चाहिए कि हमें एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट ना करना पड़े, और बल्कि हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उनकी हौसला अफजाई करें जिन जिन जो फसलें जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ आपने हमारे साइमिन को ये सुनकर और ये सोचना चाहिए कि हम अपने ऐसे टेस्ट डेवलप करें कि जो जो जिससे हमारे ज़बर मुबादला बचे और हमें इंपोर्ट करना ना पड़े। ये देखिए, मैंने भी ये जो लफ्ज़ खास तौर पे ये आपको थोड़ा एज ए शेफ भी मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए जो हमारे स्पाइसेस हैं, रवायती स्पाइसेस हैं, ये सारी दुनिया में खाने इनसे तो नहीं बनते ना। जी बिल्कुल। हर इलाके में स्पाइसेस मुख्तलिफ हैं। जी हाँ। हमारे यहाँ जो जैसे मिर्चें हैं, सुरख मिर्च है, हरी मिर्च है, वो आसानी से ग्रो हो जाती है। जीरा भी हमारे यहाँ ग्रो हो जाता है, सौंफ भी हमारे यहाँ ग्रो हो जाता है, नमक हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज़ें जो खुद प्रोड्यूस करते हैं। दालचीनी होती ही नहीं हमारे यहाँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और इवन काली मिर्च भी हमारे यहाँ नहीं होती। तो इनका अल्टरनेट जो है ना, वो जैसे कड़ी पत्ता है आसानी से हो जाता है, पपीता आसानी से हो जाता है, जो बहुत सारे इटालियन हर्ब्स हैं और ऑरिगेनो वगैरह बाकी सारे, वो अब हमारे यहाँ काश्त हो जाते हैं आसानी से। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ वो टेस्ट बर्ड में या हमारी रेसिपी में वो शामिल नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो आप जैसे लोग जो शेफ है ना, उनकी ये जिम्मेदारी है कि एक होती है ना स्पेशल डिश। देखें स्पेशल डिश, कि आपने कोई पास्ता बना लिया, आपने कोई पिज्जा बना लिया, आपने कोई फलाना सूप बना लिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो हमारे रोजाना घर में खाना बनना है, उस खाने की रेसिपी को, उस टेस्ट को बरकरार रखने के लिए हम इंपोर्टेड स्पाइसेस की बजाय हमारे लोकल स्पाइसेस के साथ हम कैसे कर सकें, ये आप लोगों के लिए चैलेंज है। जी हाँ बिल्कुल। मैं इसी चीज़ के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, और आप जैसे लोगों से मुलाकात होती है, और आप हमारे मेरे लिए तो खासतौर पे एक टीचर का रखते हैं, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम अपने मुल्क में ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराएं जो कि हमारी क्रॉप्स हैं, और हम अपनी टेस्ट ऐसे ही डेवलप करें जो हमारे मुल्क में जो ज़राई अजनास मौजूद हैं, ना कि हमें एक्सपोर्ट करना पड़े। और माशाल्लाह सर, आपने जो जिस तरह से वर्किंग की हुई है और जिस तरह से हमें सुपर फूड से इंट्रोड्यूस कराया है, आप यकीन जानिएगा कि हम यही जो
आपने जो इंट्रोड्यूस कराया है, इसको हम जब इम्पोर्टेड लेने जाते हैं तो हमें उसकी प्राइस सुनकर हैरान रह जाते हैं, और वही जब हमारे जो किसानों ने हमें जो दी हुई है वो इंतहाई सस्ते रेट में हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। और बाकिया जो मुझे बड़ी खुशी हो रही है सुन के कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी आपके फील्ड में मौजूद है, और जो कि मैं बताना चाहूँगा साइमिन को कि वो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो चिया सीड का पौधा और एमेथन जो है वो मैं देख चुका हूँ। और इंशाल्लाह ताला करीब जो है वो डॉक्टर साहब के तुफैल जो है हमें ये सारी किसानों को मिलेंगी, और ये हमारे किसान इसे ग्रो करेंगे, और हमें भी चाहिए कि हम इसकी हौसला अफजाई करें और इसको देखें और टेस्ट करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाऊँ। मैं बस बात का इख्तिताम ऐसे करूँगा कि मैं जब एक छोटा हुआ करता था तो मैं खिलौने देखा करता था, और जो मुख्तलिफ अंग्रेज़ी फिल्मों में मुझे नज़र आते थे, और मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं वो मेरे पास आ जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आजकल के दौर हाजिर के बच्चों को देखता हूँ कि उनको वो खिलौने जो वो सोच भी नहीं सकते, चाइना ने उनकी पहुंच तक पहुंचा दी है। इसी तरीके से यही चीज जो है वो डॉक्टर साहब ने हमारे लिए कर दी है कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे वो क्रॉप्स जो है वो हमारे तक पहुंच चुकी है। और अब हमारा काम ये है कि हम उन क्रॉप्स को हमारे किसानों की हौसला अफजाई हो, हम उन्हें लोकल मार्केट से जाके खरीदें ताकि हमारा किसान उसको लगाए, और हमें उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू और दूसरी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने खानों के अंदर उसको इस्तेमाल करें। देखिए डॉक्टर साहब जो है मैं तो ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब का तो एक हमारे लिए सरमाया है। इनका काम जो है वो अब तो शुरू हुआ है। सो मैं तो चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जो है वो अपनी जो तहकीक है उसे जारी रखें और उसे और बढ़ाएं, इसलिए कि हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट होता है वो 60 साल में रिटायर हो जाता है, जबकि वही वक्त होता है जब उससे हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो उसका उसका क्रीम होती है। तो मैं बस अपनी बात का अख्तिताम करूंगा और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि डॉक्टर साहब आपने हमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज दी, और हम चाहेंगे कि आपकी नॉलेज से लोग फ़ायदा उठाएं। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया।